नमस्कार दोस्तों, हरिश्चंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, ये आरएस मीन्स का जो 4th पेपर है हिंदी का और इंग्लिश का। तो उसमें हिंदी जो 120 अंक की आती है, उस हिंदी में जो एक क्वेश्चन आता है आपको पल्लवन का 10 नंबर का। ठीक है, यह पल्लवन 10 अंक का है और आप आराम से अगर एक ठीक ठाक पल्लवन लिख के आते हो तो आपको 6 नंबर 7 नंबर, अगर बहुत अच्छा लिखा है आपने तो 7.5-8 नंबर में मिल जाएंगे। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे इतने नहीं मिलते हैं। अगर आप सच में जो उसने पूछा है उस डिमांड को पूरा किए हो तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं आज, जैसे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एग्ज़ाम की और एक एस्पिरेंट की, कि एग्ज़ाम हो रही है और एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है, लेकिन मार्केट में बहुत सारा मैटर पड़ा है। अब हम ये चूज नहीं कर पा रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है, और ये चूज भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमें छोड़ना क्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि छोड़ना क्या क्या है, इसकी समझ नहीं है। क्योंकि आप जैसे देखेंगे तो पल्लवन को लेकर दुनिया भर की किताबें हैं मार्केट में, लेकिन क्या आप उस मानक पर खरे उतर पाएंगे जो उन्होंने मानक सेट किए हुए हैं पल्लवन के लिए, अपने अपने समझाने में कि पल्लवन ऐसा होना चाहिए, पल्लवन वैसा होना चाहिए। कुछ नहीं, पल्लवन कैसा होना चाहिए ये आप देखो। आपको जिस तरह की जो हिंदी आती है, आरएस मीन्स में जिस तरह का पेपर आता है, आपको कुछ नहीं करना। ये ऑथेंटिक बुक है गवर्नमेंट की, एकदम ऑथेंटिक बुक है ये गवर्नमेंट की। आप इसमें दिए हुए जो मानक है, इसमें दी हुई जो कसौटियां हैं, उन पर खरे उतर जाएं, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। जबरदस्ती का मतलब दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर बात पल्लवन की करते हैं तो इस पुस्तक में या किसी भी मानक पुस्तक में, जो हिंदी की मानक पुस्तकें हैं उनमें पल्लवन के विषय में कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दिया गया है। एक सीधी सी समझ बताई गई है कि जब भी आप किसी भाव का पल्लवन करें, जैसे कोई पल्लवन के लिए क्या आएगा, कोई सूक्ति आएगी, कोई लोकोक्ति आएगी, किसी का कोई कथन आएगा, कोई कहावत आएगी, तो आपको उसे अगर पल्लवित करना है, उसका अगर विस्तार करना है, उस भाव का अगर विस्तार करना है, तो आपको बहुत ज्यादा ऐसा भी होने की जरूरत नहीं है कि आप किसी एक विधा के लिखने के चक्र में पड़ जाओ, आप उसके लिए पता नहीं दुनिया भर के ज्ञान को समेटने के चक्र में पड़ जाओ। आपको क्या करना होगा, पल्लवन लिखने के लिए जो इस पुस्तक में, इस मानक पुस्तक में और कई अन्य मानक पुस्तकों में, गाइडों में नहीं, मानक पुस्तकों में, ठीक है, यह कहा गया है कि जो भी आपको सूक्ति दी गई है, कथन दिया गया है, लोकोक्ति दी गई है, कहावत दी गई है, उस जो भाव दिया गया है, अगर आप उसे पल्लवित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, जैसे कि आपको कोई भी सूक्ति दी गई है, आपको कोई कथन दिया गया है, आपको कोई भाव दिया गया है, आपको कोई लोकोक्ति दी गई है, तो आप उसका क्या करें, सबसे पहला जो काम करना है पल्लवन के प्रोसेस का, कि उसका अर्थ समझना है। हम ऐसा नहीं कि सीधा कोई पंक्ति देखी, कोई सूक्ति देखी और हमने सीधा उसे एग्जाम में लिखना चालू कर दिया। अब आप कहोगे कि एग्जाम में तो सीधा ही लिखना पड़ेगा, देखा और लिखना चालू कर दिया, क्योंकि समय नहीं होता। बिल्कुल समय नहीं होता, क्योंकि 4th पेपर पिछले वर्षों में ऐसा सुनने में आया, मेरे भी स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ते हैं कोचिंग में, उनसे भी मैंने सुना है, जैसे पीछे जो मेरे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, है ना, 2013 बैच की है एक लड़की, जो उन्होंने कहा कि जैसे पीछे उन्होंने पेपर दिया, कहा कि सर 20-25 नंबर का पेपर छूट गया, नहीं तो इस बार SDM मिल जाता। वीडियो है वो अभी। तो मैंने पूछा कारण क्या रहा, कि हिंदी को अच्छे से मेंटेन करने के चक्कर में इंग्लिश छूट गई। कई के साथ ऐसा होता है, इंग्लिश का भय इतना होता है कि इंग्लिश को मेंटेन करने के चक्कर में हिंदी छोड़ देते हैं। तो देखो, आपको समय नहीं है ये पता है, लेकिन नहीं होने के बावजूद भी एक एक सेक्शन पर, एक एक हिस्से पर जो कि आपके पेपर का है, चाहे वो भाग ए हो, भाग बे हो, भाग से हो, सब पर आपको अप्रोच के साथ काम करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपने पंक्ति देखी सीधा लिखना चालू। आपको अभी से जो प्रैक्टिस करनी है एग्जाम तक, जो भी आपके पास 50-55 दिन बचे हैं, आप क्या करेंगे
कि जब भी आप पल्लवन देखेंगे, आप सबसे पहले अभी ऐसी प्रैक्टिस में डाल लो कि आपको उधर पंक्ति देखी तो आपके कुछ ही मिनटों में, विद इन मिनट, मतलब 1 मिनट में, 2 मिनट में क्या हो, आपकी एक फ्रेमिंग हो जाए दिमाग में, एक फॉर्मेट बन जाए, एक प्रारूप बन जाए कि मुझे इस तरह का पल्लवन लिख के आना है। तो देखो सबसे पहले क्या करें, सूक्ति, कथन या भाव या लोकोक्ति जो भी आ जाए, सबसे पहले उसके शाब्दिक अर्थ को समझो। शाब्दिक अर्थ कैसे, मान लो कि मैंने कोई पंक्ति कही, जैसे कहा कि जैसे चलो आज इसको पढ़ा भी दूंगा, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, जो इस मानक पुस्तक में भी लिखी हुई है वो पंक्ति अभ्यास वाले में, ठीक है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि जो ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ता है वही संसार में पंडित कहलाता है। ये ऐसा कबीरदास के गए, कबीरदास ने अपनी पंक्ति में कहा है कि पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित बुआ न को, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। और आप देख लो, जीवन जब से प्रारंभ होता है और जब जीवन का अंत होता है, तो अंत पर जबकि सारी स्मृतियां साफ हो जाती हैं, मनुष्य बस यही पंक्ति बोलना चाहता है कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। उसे जीवन के सारे कर्म क्षण भर में क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो अब उसे जीवन का सार लगता है क्या कि यार प्रेम नहीं किया, प्रेम से किसी से 2 शब्द नहीं बोले, कि कहते ना कि बानी ऐसी बोलिए जो जग का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कहा गया है ना, हर जगह कहीं ना कहीं जो नीति की बात की गई है वो की गई है किस चीज पर, प्रेम को आधार बनाकर। क्योंकि हम मानव हैं, अगर हमारे अंदर भाव हैं, हमारे अंदर बुद्धि है, तो हमारे अंदर प्रेम है। और वही प्रेम क्या करता है, कल्याण के मार्ग का, मतलब कहें तो हमें कल्याण के मार्ग का सच्चा पथ प्रदर्शक प्रेम ही हो सकता है। आपके अंदर कल्याण के मार्ग पर चलने की अगर प्रेरणा है तो वो आपको अंदर से प्रेरणा प्रेम ही दे रहा है, समझ रहे हो। तो आप अगर किसी लोकोक्ति, किसी कहावत या किसी सूक्ति के शब्दों के अर्थ को समझोगे तो आपका एकदम दिमाग खुलेगा कि हाँ यार, इसको इससे कनेक्ट कर सकता हूं, उससे कनेक्ट कर सकता हूं। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें। दूसरा बात, जो कि इस पुस्तक में भी और हर मानक पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं बार बार इस पुस्तक का जिक्र क्यों कर रहा हूं, मानक पुस्तकों का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे ही कई स्टूडेंट या कई फ्रेंड जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में बहुत हाई पढ़ के जाए, आपको लगे कि बाप रे क्या पढ़ के आया हूं, और एग्जाम में जाके वो बाप रे वाला याद नहीं आया, तो ये तो चक्कर पड़ गया ना। तो इसलिए तो देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका अर्थ समझना है, जो कि आपको सूक्ति आई उसका। दूसरा काम करना है उसके आशय को समझना और उसे आशय को विस्तार से स्पष्ट करना। मतलब दूसरा काम है कि जो भी पंक्ति आई है उस पंक्ति के आशय को, उसके अर्थ को विस्तार से स्पष्ट करें हम। जैसे कि मैं पंक्ति का अर्थ करते ही फिर इधर उधर की बातें जो करना, कि उसका आशय हम विस्तार से स्पष्ट करें, ठीक है। इससे करने से क्या होगा कि जब आप उसे पल्लवित करेंगे, उसको पल्लवित करना मतलब उसको विस्तृत करेंगे, उसे फैलाएंगे। जो गागर में सागर भरा हुआ है उस सागर को अब छलकने देंगे, उस गागर से बाहर निकलने देंगे, तो क्या होगा, आप उसके आशय को बेहतर तरीके से स्पष्ट कर पाएंगे। क्योंकि देखो, कोई भी पंक्ति आती है जो पल्लवित करनी है, तो वो क्या है, वो गागर में सागर भरा हुआ है। कम शब्दों में एक ऐसी बात कही हुई है जिसको अनेक तरह से क्या किया जा सकता है, विस्तृत किया जा सकता है, जिसे अनेक भावभूमि पर रखकर, जिसे बहुआयामी अप्रोच के साथ क्या किया जा सकता है, विस्तृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम उसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे, फिर हम उसका क्या समझेंगे कि जो भी उसका आशय है उस आशय को स्पष्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आज हम किसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, और स्पष्ट करते समय ऐसा ना लगे कि केवल हम किसी को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि आप अगर उपदेश देते हुए प्रतीत होंगे, आपका पल्लवन ऐसा लगेगा कि आप ज्ञान बांट रहे हो। लोकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो कि आप ज्ञान बांट रहे हो, तो आप थोपा हुआ पल्लवन लिखेंगे कि आपने थोप दिया सामने वाले पे आपके विचार को। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हो वो बात आप नहीं कर रहे हो,
ऐसा उस सूक्ति से संबंधित और भी चीजें हैं जो लोगों ने कही है और कही जा चुकी हैं। हम नहीं कहते ना, जमाना भी कहता है, उस टाइप की फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों ने उसे किस तरह से समझा, समाज ने उसे किस तरह से समझा, संसार उससे किस तरह से दिशा प्राप्त कर सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखो पल्लवन में की एक शर्त भी होती है कि पल्लवन कभी भी मैं शैली में नहीं लिखा जाता, पल्लवन हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। रीजन है यही, क्योंकि जब आपने आशय समझा तो आप उस आशय को समझते हुए थोपिए मत अपने विचार को, बल्कि उस विचार के साथ उस पंक्ति से संबंधित जो भी अन्य उदाहरण है जो कभी दिए गए हैं, उदाहरणों के माध्यम से कोई ऐसे पुरुष हैं या किसी की वाणी है या किसी की और पंक्तियां जो इनसे सीधे संबंधित है, उनको यहां पे कोट कीजिए पल्लवन में। अब आप कहेंगे क्या पल्लवन में कोट कर सकते? 100% कर सकते हैं। वो इस पुस्तक में भी दिया और हर मानक पुस्तक में दिया है, आपको कोट करना चाहिए। वो आपका इंप्रेशन बढ़ाता है, वो एग्जामिनर को कुछ यूनिक लगता है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर के पास पल्लवन जाएंगे 19,000, अगर 19,000 लोगों का प्री निकला है तो आप सोचिए कि आप ही वो पहले क्यों बने जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिले। फर्स्ट रैंक अगर लानी है, अगर फोर्थ पेपर डिसाइडिंग है, फोर्थ पेपर अगर रैंक दिलवाता है, फोर्थ पेपर से अगर आपको स्टेट सर्विस मिलती है, तो फिर फोर्थ पेपर उन सभी कसौटियों पर खराबी उतरना चाहिए जो कि उससे अपेक्षित है। भाई आप आज 19,000 पल्लवन में से अपने पल्लवन को फर्स्ट बनवाना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरत है कि आप अपने विचार को थोपो मत, विचार को तर्कों के द्वारा प्रमाणित करो, विचार को प्रमाणित करो दूसरे उदाहरणों के द्वारा। आपका पल्लवन कुछ ऐसे उदाहरण, ऐसी पंक्तियों, विद्वानों के कथनों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो उसके आशय को, जो कि आपने बताया है, जो कि आपने स्पष्ट किया, उसको पुष्ट करता हो। तब आपका पल्लवन क्या रहेगा? बहुआयामी बन पाएगा। तब आपका पल्लवन थोपा हुआ नहीं लगेगा, तब आपका पल्लवन ऐसा नहीं लगेगा कि ये संकुचित कोई विचार है। हम लिख देते हैं कुछ भी, हाँ लिख दिया, हमें लगता है वाह ऐसा लिखा है कि लगता है कि एग्जामिनर फोन कर देगा ढूंढ के कि बाप रे इतने अच्छे विचार कहां से। ऐसा नहीं होता कभी भी एग्जामिनर के साथ। आप देखिए फर्स्ट रैंक वाले लोगों की कॉपी आरटीआई वाली पड़ी हुई है मार्केट में, टेलीग्राम वगैरह पर, कई और पुराने लोगों की कॉपियां मार्केट में पड़ी हुई है। ठीक है, ऐसे जो लोग दावा करते हैं कि हमारे फोर्थ पेपर में बहुत ज्यादा नंबर आए, उनकी भी कॉपियां मार्केट में पड़ी हुई है। आप देखेंगे हम विद्यार्थी कैसे मूर्ख बन जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसके इस सेक्शन में कितने नंबर आए। किसी के नंबर मान लो कि 130 आ गए फोर्थ पेपर में, आप एकदम पागल आइडियल मान लिए उसे कि हाँ यार इसने जो किया है वह मैं ही करूंगा। आपने देखा कि उसके पल्लवन में 5 नंबर मिले, आपने उसे मानक मान, हाँ यार भाई ने लिखा है वैसा ही लिखूंगा। लेकिन एक्चुअली में क्या 5 नंबर बहुत अच्छे हैं क्या? 50% नंबर हैं। अब आप में से कई ये कहेंगे कि 50% भी बहुत होता है, फोर्थ पेपर के लिए नहीं होता। फोर्थ पेपर में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, आप 150 तक ला सकते हैं, बशर्ते आप सभी कसौटियों पर खरे उतरे हो। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, इस तरह से अपने उस विस्तार को, अपने उस आशय को जो कि आपने किया है, स्पष्ट किया है, उसको क्या करना है, उदाहरणों, पंक्तियों, कथनों के माध्यम से स्पष्ट करना है, उसको पुष्ट करना है, सॉरी स्पष्ट नहीं पुष्ट करना है, उसे शक्ति देनी है। तब आपका क्या है, बात जो है वो उसको पचेगी, वो कहेगा हाँ यार ये बात सही कह रहा बंदे ने, ये खुद नहीं थोप रहा बल्कि और भी कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह क्या करें, अब पल्लवन लिखते समय कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप बहुत संस्कृत निष्ठ शब्द लिखें, केवल तत्सम शब्दों से ही भर दें पल्लवन को। ऐसी बिल्कुल अपेक्षा नहीं है पल्लवन लिखने वाले विद्यार्थी से। आप पल्लवन लिखें, उसकी जो भाषा हो वो सरल हो, सुबोध हो, आराम से लोग जो पढ़ने वाले हैं उस पल्लवन को, उनको समझ में आ जाए कि लिख के क्या जा रहा है या क्या जा रही है। समझ रहे हो? तो उससे क्या होगा, आपकी कॉपी चेक करने वाले का आपके पल्लवन के अंत की पंक्ति तक क्या होगा, उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। और वही जरूरी है, वो उसको आकृष्ट करना चाहिए, आपकी पंक्ति उसके दिमाग में चलनी चाहिए। उसको ऐसा नहीं टक 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 कॉपी, हाँ यार इसको 4 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, ऐसे नहीं। आप उसमें जो भी शब्द लिखें वो शब्द उसको उस पंक्ति के साथ जोड़े रखें, बराबर एक रिदमेटिक फॉर्म में रहे वो। ठीक है, लय हो आपकी बात में। ठीक है, ऊपर की पंक्ति, हर पंक्ति जो पहले वाली है वो दूसरी पंक्ति है, उस
पंक्ति को साथ लेके चले और दूसरी पंक्ति पहले वाली पंक्ति से जुड़ी हुई हो, तब आप कह सकते हो कि हाँ ठीक लिखा है। ठीक है, तो ये काम करना है। दूसरी बात, पल्लवन में कोई बहुत ज्यादा 4-4 लाइन के कई पल्लवन ऐसे आते हैं, बच्चे प्रैक्टिस करके भेजते हैं 5 लाइनों को, क्योंकि आपके टोटल पल्लवन होता है कितने 10 अंक का, और उसमें शब्द लिखने होते हैं लगभग 100 शब्द। आपकी लाइनें आती हैं 36, आपके लगभग लाइनें कितनी आती हैं 36 लाइनों में अगर एक बच्चा एवरेज लाइन में 7 शब्द भी लिखता है तो 7 × 36, तो 7 × 42 की 2 कहां से लगी 4, 7 × 21 और 4 25, 252 शब्द हो गए। 252 शब्द लिख सकते हो आप, लेकिन आपको लगभग 100 लिखना है। मतलब अब इसमें खेल भी समझना गुरु, अगर आप अपने 2 में से 1 पेज को खाली लिखाए, खाली छोड़ाए, ये भी बैड इंप्रेशन है। अब आप में कहोगे ऐसा थोड़ी होता है, अरे होता है। आप देख लेना आरटीआई की जितनी कॉपी है मार्केट में, उनको उठा के देख लेना, जहां पर खाली छोड़ा है वहां पर लाल निशान है। तो फिर हम किस तरीके को अपनाएं, ऐसा क्या युक्ति अपनाएं एग्जाम में कि अपनी कॉपी भी भर जाए और शब्द सीमा भी क्रॉस ना हो। लगभग 100 शब्द लिखा है, आप 120 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क आपके कोई ऐसा नहीं है कि आके और नेगेटिव मार्किंग कर देगा ना, बिल्कुल नहीं होगी। आप 100 शब्द, ऐसा नहीं कि मैं तो 90 लिख के आऊंगा, कम क्यों लिखे, आप लिखो 120 तक जाओ, 125 तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों, विद्यार्थी की तरह एक्ट करो यार, वहां पे प्रोफेसर की तरह एक्ट क्यों करते हो? प्रोफेसर ज्ञान देने के लिए ही बहुत है, अपने को विद्यार्थी की तरह एक्ट करना है। अपन परफेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि परफेक्शन के नाम पे कुछ भी उड़ेल के आ जाएं। तो देखिए, आप 100 शब्द हैं, 120 तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, यहां तक नंबर मिल जाएगा। लेकिन कॉपी भरी हुई भी दिखे, इसके लिए भी पल्लवन में प्रयास करना है। तो आपको क्या करना है, बाकी छोटे भी बनाने, गंभीर मतलब बाकी छोटे भी बनाने और वो जुड़े हुए भी बनाने। दूसरी बात, पल्लवन में ऐसा होता है कि क्या जो हम संक्षिप्तीकरण करते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं कि जो शब्द हैं, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है वो पल्लवन में बहुत काम आता है, कि आप एक बड़े वाक्य के लिए एक शब्द ही ढूंढ लो। वो संक्षिप्तीकरण में बहुत काम आता है कि आप पूरे एक बड़े वाक्य के लिए एक संक्षिप्त शब्द ढूंढ लो, एक शब्द ढूंढ लो। वो एक शब्द क्या करेगा, आपको प्रेसिस राइटिंग में, आपको संक्षिप्तीकरण में हेल्प करेगा। लेकिन पल्लवन इसका एकदम उल्टा है। पल्लवन में समास की जगह व्यास शैली अपनानी होती है, फैलने वाली होनी चाहिए आपकी शैली। आपने जैसे चालू किया तो आप एकदम उसको फैलाते चले जाएं, विस्तार करते चले जाएं, और जो बात उसने पंक्ति में चाहिए कि वो जो भाव, उस भाव को आप तक भेजना चाह रहा है, वो भाव आप एग्जामिनर तक भेज पाएं उस विस्तार के माध्यम से, तब वो व्यास शैली भी आपकी क्या रहेगी, सटीक रहेगी। अनर्गल उदाहरण नहीं, जबरदस्ती की चीजें नहीं थोपनी। पता लगा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, वो वाला काम मत कर देना। सटीक रहना है लेकिन फैलाते हुए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, हम क्या करते हैं, आज इतने ज्यादा लकीर के फकीर हो चुके हैं, हमें लगता है कि बाप रे तगड़े तगड़े शब्द होंगे, तगड़ा शब्द संयोजन होगा, तब हमारे पल्लवन में बहुत नंबर मिलेंगे। ऐसा कतई नहीं है। आप बिल्कुल आलंकारिक जो भाषा होती है ना, उस भाषा का प्रयोग ना करें। जबरदस्ती के उसमें क्या ना करें, मोतियों को जड़ने की कोशिश ना करें, अलंकारिक न बनाए भाषा को। भाषा सहज रहे, सरल रहे, उसकी जो सादगी है वो भाषा की बनी रहे, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। दूसरी बात, हम क्या करते हैं कि जो मैंने पहले बताई थी कि पल्लवन लिखते समय उपदेश वाली भूमिका में आ जाते हैं कि अब बस बेटा, अब हम बताते हैं कि हमें कितना ज्ञान है, ठीक है। तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि जो हमें पल्लवन की पंक्ति दी हुई होती है उसमें क्या करते हैं, टीका टिप्पणी कर देते हैं, आलोचना कर देते हैं। पल्लवन में आलोचना ग्राह्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, मत कीजिए। आप आलोचना करने से बचिए, टीका टिप्पणी करने से बचिए। चीजें सहज हैं, सहज अपेक्षित हैं, उनको सहज रहने दीजिए। आपके पल्लवन में आपको जो आपका पिछला रिकॉर्ड रहा है, मान लो आपने पीछे मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो उससे 3 नंबर बढ़ के मिलेंगे, 2 नंबर बढ़ के मिलेंगे। आप अगर फ्रेशर हो, आप पहली बार मेंस दे रहे हो, तो आप इस चीज से उतने नंबर ला पाओगे जो पिछले 5 बार से मेंस दे के नहीं ला पा रहा है। रीजन, क्योंकि आप उस चीज को बिल्कुल कोरे कागज की तरह समझो कि आपको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं डालना उसमें, आपको सहज रहना है। तो देखो, इस हिसाब से पल्लवन होता है। तो मैं यहाँ पे एक पंक्ति लिख लेते हैं, उसका एक पल्लवन करने की कोशिश कर लेते हैं। पंक्ति में लिख देता हूं,
ढाई आखर प्रेम के, ये इस बुक में ही है गवर्नमेंट वाली में, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, आपके पल्लवन आया है ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये आपके पल्लवन के लिए पंक्ति है, ये आपको पंक्ति दी गई है। अब आपने ये पंक्ति कई बार, हम राजस्थानी हैं, राजस्थान में हमारे कहावतों में बोलना, मुहावरों में बोलना, पंक्तियों के साथ बोलना एक परंपरा सी रही है, इसीलिए तो रंग रंगीला प्रदेश है। आप सोचिए हमारे यहाँ तो चीजें इस कदर तक रंगीन है, इस कदर तक रंगीली हैं, इस कदर तक हमें सूक्तियां और पंक्तियां बोलने का मतलब एक चलन है हमारे मतलब कहीं तो हमारे समाज में, राजस्थानी जो संस्कृति में, कि हम छोटी मोटी मौसमी घटनाओं को लेकर भी क्या करते, पंक्ति गढ़ देते, हमारी कवियों ने गढ़ी है। ठीक है, जैसे मान लो अभी आश्विन का महीना गया, मान लो बारिश आ गई, अपन ने बोल दिया आसोजा में मोती बरसे, बोल देते हैं ना कि बादल आया बींद हम बन, धरती हुई सुरंग, गगन बगेरा पंद में, राम धनकरा रंग। लो हम तो इस तरह पंक्तियों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। मीरा जैसी कवित्री हमारे यहाँ पर हुई है, संत पीपा, संत धन्ना जैसे कवि यहाँ पर हुए हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो परंपरा इस तरह की पंक्तियां बोलने, पढ़ने और सुनने की। तो कबीर की ये पंक्ति आपने बचपन से आज तक सुनी होगी कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। हम समझ गए कि उसकी आखिरी जो लाइन है वो दी है कि ढाई आखर प्रेम के, प्रेम में ढाई अक्षर होते हैं। देखो पे हलंत, रे और म। आप व्हाट्सएप पे टाइप करके देख लो, हिंदी में आप देख लो, प हलंत, रे और म, प्रेम बन जाएगा। प्रेम एक, दो और आधा, तो ढाई अक्षर हो गए, है ना। तो कह रहा है कि प्रेम के ढाई अक्षर हैं, लेकिन अगर इन ढाई अक्षर को ही मनुष्य सही से समझ ले, ये मानव समाज अगर इन प्रेम के ढाई अक्षरों को ही सही से समझ ले, तो किसी और पोथी को पढ़ने की जरूरत नहीं है और कहीं से विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। मानव जीवन का जो औचित्य है ना, मानव जीवन की जो सार्थकता है वो मिल जाएगी। मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, मीनिंगफुल रहेगी आपकी ह्यूमन लाइफ, अगर आप इसे ही समझ लोगे कि इस समाज में, इस जीवन में प्रेम का क्या महत्व है। बिल्कुल सिंपल सी पंक्ति, हमने इसका अर्थ समझ लिया, इसके शब्दों का अर्थ समझ लिया, कोई टफ वाली बात नहीं है। अब हमें इसका पल्लवन लिखना है, तो पल्लवन कैसे, अब आप क्या करेंगे, वही पैरा फॉर्मेट में लिखेंगे। देखिए आप क्या, जैसे ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, ये आपको लिखना है। अब देखो, अब इसमें क्या करें हम, जैसे ऐसा कर लेते हैं कि आपको लाइन वाली कॉपी आती है, तो उस लाइन वाली कॉपी के हिसाब से ही जमा लेते हैं इसको। ठीक है, देखो आपके लगभग 18 लाइन आती है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं टाइटल को। ठीक है, कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब हमें क्या करना है, इस पंक्ति का पल्लवन लिखना है। आप बिल्कुल उस तरह से ही चालू कीजिए, आ से स्पष्ट करेंगे, आ से स्पष्ट करने के साथ उदाहरण और अन्य जो विद्वानों की कोई कथन या पंक्ति है उससे जोड़ते हुए, उससे पुष्ट करते हुए पल्लवित कर देंगे इस भाव को। तो देखिए क्या, प्रेम शब्द आप अगर चालू करें तो इस तरह से चालू कर सकते हैं अपन, पैरा फॉर्मेट में प्रेम शब्द। देखो तो अब आप इस प्रेम शब्द को लिख रहे हो, आप प्रेम पे फोकस करना चाह रहे हो, तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख सकते हो। आप देखिए, आप पूरा विराम चिन्हों का सही प्रयोग भी ध्यान रखेंगे, शब्द शुद्धि का भी ध्यान रखेंगे, वाक्य भी आपने सही लिखा हो इसका ध्यान रखेंगे, तो आप लिख सकते हो प्रेम शब्द अपने बाह्य रूप में, बाह्य रूप का मतलब जो ये दिख रहा है, जो ये अक्षर रूप में दिख रहा है, ठीक है, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा प्रतीत, ठीक है, अत्यंत छोटा प्रतीत होता है,
लेकिन इसकी गहराई को, किसकी, प्रेम की गहराई को, लेकिन इसकी गहराई को जो समझ लेता है वही, जो समझ लेता है वही क्या है, पंडित होए, सच्चा, सच्चा ज्ञानी है। तो देखो हमने इसको स्पष्ट कर दिया, इसके आशय को, ठीक है, कि ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम शब्द अपने बाह्य रूप में अत्यंत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन इसकी गहराई को जो समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है, ठीक है, क्योंकि इसकी गहराई ही समझनी है। कहा है कि ढाई आकर प्रेम के, कहने को ढाई अक्षर है, लेकिन अगर इस अक्षर को जो समझ गया, इस ढाई अक्षर को जिसने समझ लिया जीवन में, इन ढाई अक्षरों को समझने के बाद ही समझने वाला क्या है, ज्ञानी है। बाकी तो सब क्या है, ये दुनिया पित्तल दी है, समझ रहे हो, इस तरह की बात कि क्या है, प्रेम शब्द अपने बाह्य रूप में अत्यंत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन इसकी गहराई को जो समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। क्यों, देखो अब इसको क्या करें, आगे लिखें, मानव जब से सभ्य हुआ है, स्टार्टिंग से ही चालू करते हैं हम, तब से, ठीक है, तब से सत्ता, संपत्ति और सामर्थ्य, क्या किया उसने, सत्ता, संपत्ति और सामर्थ्य, है ना। जब से मानव क्या हुआ है, सभ्य हुआ है, तब से उसने क्या किया है, हमने सभ्य होने के साथ क्या किया, सत्ता बनानी चाहिए, संपत्ति बनानी चाहिए, सामर्थ्य, शक्ति को इकट्ठा करना चाहा, किया है ना। तो इस चीज को ध्यान रखो आप, क्या हमने क्या किए, जब से हम सभ्य हुए, जब से मानव जब से सभ्य हुआ, तब से क्या कर रहा है, सत्ता, संपत्ति और सामर्थ्य को जुटाने का ही प्रयास किया है, को जुटाने का ही प्रयास किया है। ओके, हमने लिख दिया यहां तक, कोई ऐसी बात नहीं लिखी जो थोपी बात कर रही है, क्योंकि ये तो क्लियर है, हमने इसी तरह का काम किया है, मानव का इतिहास पढ़ के देख लो, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, मानव ने स्वयं की सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए देखो, अब मनुष्य की आदत ही रही है, हर कोई अपने आप को सुपीरियर फील करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं सुप्रीम रहूं, बाकी सब नीचे रहें। ये कोई भी देख लो, आप पूरा मानव इतिहास उठा के देख लो, वर्तमान समय देख लो, वर्तमान में क्या चल रहा है, हर कोई चाह रहा है कि मैं टॉप पे आ जाऊं, बाकी सब क्या रहे, मेरे पिछलग्गू रहे, या मैं सबके क्या है अधिकारों को अपने कंट्रोल में कर लूं। तो आप इससे जुड़ी हुई बात है, क्योंकि हम इससे जुड़ी हुई इसलिए करेंगे क्योंकि हमने इस वजह से कहीं ना कहीं प्रेम को खोया है। प्रेम जैसे जो एक ऐसा भाव जो कि हर हृदय में वास करता है, जो कि एक ऐसा भाव है जो जन्म के साथ आता है, हमने उस भाव को दबा दिया और मनोविकारों को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। आज क्रोध, आज घृणा, आज ईर्ष्या, इस तरह के जो मनोविकार हैं वो हावी हैं बजाय प्रेम के। और जबकि प्रेम भी एक क्या है, भाव है जो जन्मजात है, हमारे जन्म लेते ही हमारे अंदर ये क्या है डाल दिया जाता है। अगर ईश्वर कहीं है और उस ईश्वर ने अगर हमारी सृष्टि की है, हमारा जन्म दिया है उस ईश्वर ने, तो प्रेम भी उस ईश्वर ने हमारे अंदर डाल के भेजा है, इनबिल्ट फंक्शन है हमारा ये। लेकिन क्या हमने उस फंक्शन को ज्यादा बढ़ाया है, या आज के समय क्या बढ़ गया है, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, कुत्सा जैसे भाव हमारे अंदर हैं। तो देखो क्या है कि सत्ता, संपत्ति और सामर्थ्य को जुटाने का ही प्रयास किया है। मानव ने स्वयं की सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए किसी और पर अधिकार जमाने का लगातार प्रयत्न किया है, किसी
और पर अधिकार जमाने का लगातार प्रयत्न किया है। ठीक है, अब हमने बात लिख दी, क्योंकि हम इसे दूसरे पल्लवन लिखने 3-4 तरह से लिखे जा सकते हैं पल्लवन। मैं जो क्लासेस यूट्यूब पे लूंगा आपको करीब कोशिश करूंगा कि 20-25 पल्लवन करवा दूं, तो उससे आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप एग्जाम वाले दिन सोचोगे कि यार आया तो है ना, काम भी आ रहा है। तो आप इस तरह से, मैं थोड़ा सा शब्द आपको 150-200 तक पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप अगर एग्जाम में भूल जाएं तो आप 100 तक को याद करके आप इस वीडियो को देख के, जैसे इसको आपने नोट कर लिया या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उस तरह से क्या कर सकते हैं, पढ़ के आप उस तरह अपने भाव विचारों को पल्लवित करके आप एक बेहतर यूनिक पल्लवन लिख सकें। मेरा लिखा हुआ भी अंतिम नहीं है, किसी और का लिखा हुआ भी अंतिम नहीं है। आप अपना अगर किसी और का लिख के जाते हो और का रट के वहां लिख देते हो तो आपके अंदर की जो मौलिकता है ना वो खत्म हो जाएगी। आपका पल्लवन मौलिक रहना चाहिए। जब मौलिक रहेगा, यूनिक रहेगा, तो आपको नंबर मिलेगा। रटा रटाया पिटा पिटाया होगा ना, तब वही ले दे के एवरेज नंबर 3-4 मिलेंगे आपको। ठीक है, अब क्या है, अब अपन इसमें आगे लिखेंगे सह अस्तित्व। इस वजह से क्या हुआ है, सह अस्तित्व कौमा समानता और प्रेम जैसे मानवीय मूल्य और भाव, मूल्य और भाव आज उसे कम रास आते हैं। आज उसे कम रास आते हैं, समझ रहे हो? तो हम इसको वहीं पे लाएंगे खींच के, लगे ऐसा कि ऐसा नहीं जबरदस्ती का ठोक रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं। अब इस कम भाव आते हैं। ठीक है, अब इसी से जोड़ के लिख दो, जिसका आज क्या हो रहा है, ये सहअस्तित्व समानता और प्रेम जैसे भाव हैं, वो क्या है, तिरोहित से हो गए। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, लोगों के बीच से जो अलगाव का भाव है, लोगों के बीच में जो वैमनस्य है, लोगों के बीच में जो असहिष्णुता है, वो सामने आ जाएगी, जिसका परिणाम निकलता है अलगाव कौमा वैमनस्य और क्या, अलगाव, वैमनस्य और असहिष्णुता। ठीक है, जिसका परिणाम निकलता है अलगाव, वैमनस्य और असहिष्णुता। ये आपने लिख दिया कि आज इस तरह के प्रेम और जैसे भाव हैं वो तिरोहित हो चुके हैं, उनका कोई वो नहीं है, लोगों को रास नहीं आ रहे, तो ये चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं लोगों के बीच। ठीक है, ये कहने के लिए नहीं, ये सच बात है, क्योंकि आज ऐसा ही एक्चुअली में क्या हो रहा है, वास्तविकता में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ इसी तरह की चीजें आज चल रही हैं। और इन चीजों के चलने की वजह से क्या हुआ है, आज आप देख लो दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि कबीर ने जो बात कही वो आज इसीलिए प्रासंगिक है, सिर्फ इसलिए नहीं है। ठीक है, कहने भर के लिए, ठीक है, कहने भर के लिए हम बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी कौमा ज्ञानी, हम मतलब सिर्फ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं,
सो कॉल्ड क्या है, ज्ञानी है, और क्या है, सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उसने कहा पोती पढ़ पढ़ जगमुआ। तो हम उसी चीज को लाएंगे खींच के यहां पर, कहने भर के लिए हम बुद्धिजीवी, ज्ञानी और पढ़े लिखे हैं। है ना, कहने भर के लिए। लेकिन क्या आज तक हमने प्रेम को उतना महत्व दिया है? लेकिन क्या आज तक हमने प्रेम को उतना महत्व दिया है? ठीक है, दिया है क्या? अगर दिया होता तो संत कबीरदास की यह पंक्ति या ये पंक्तियां, दास की ये पंक्तियां आज तक प्रासंगिक न होती। ठीक है, कौन सी? वही पूरी लिख देंगे अभी हम यहां पर, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ठीक है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। ये हमने कोट कर दी उनकी पूरी लाइन। अगर आपको कोई जो सूक्ति दी गई है, कोई कहावत दी गई है, या कोई पंक्ति दी गई है किसी कविता की, या किसी कबीर के पद दिए, कोई भी, अगर वो पूरा आपको याद आता है तो फिर आप क्या करें, उसे कहीं ना कहीं पूरा कोट कर दें, वो आपके पल्लवन को बेहतर बनाता है। फिर आप क्या करें, फिर और लिखें, क्योंकि अभी तो हमने एक हिस्सा पूरा किया है। आपको क्या इस तरह से लिखना है जिससे कहीं अपने को दिक्कत नहीं है, पल्लवन उसको इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, फिर आज से जोड़ देते हैं। आज या फिर थोड़ा सा इधर, आज विश्व में धर्म, जाति और क्षेत्र, आज यही चल रहा है पूरे विश्व में, पूरे अपने भारत में भी देखे तो यही चल रहे हैं। ठीक है, ओके। आज विश्व में धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर जो असहिष्णुता और वैर जन्म ले रहा है, ठीक है, आज यही है चारों तरफ, वह हमारे मानवीय मूल्यों से तो साम्य नहीं रखता। क्योंकि हमारी ह्यूमन वैल्यूज ये नहीं है कि हम जाति, क्षेत्र, धर्म आदि के नाम पर लड़ें, क्योंकि हम ये लड़ रहे हैं तो हमने प्रेम को कहीं ना कहीं बुला दिया है। तो ये हमारे मानवीय मूल्यों से तो कतई साम्य नहीं रखता, और इस प्रेम शब्द से कतई साम्य नहीं रखता। ठीक है, तो मतलब आज विश्व में धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर जो असहिष्णुता और वैर जन्म ले रहा है, वह हमारे मानवीय मूल्यों और प्रेम से तो बिल्कुल भी साम्य नहीं रखता। ठीक है, ओके, आप लिख दिया। ठीक है, तो मतलब
हम समझ रहे हैं कि आज हम क्या करते हैं कि प्रेम जैसे मूल तत्व को भूल चुके हैं, जो कि मानव के हृदय की क्या है, यही सच्चाई है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे हृदय में अगर आत्मा है और उस आत्मा का अगर लक्ष्य क्या है, परमात्मा से मिलना है, तो वो भी प्रेम के माध्यम से ही मिल सकते हैं। आत्मा को भी परमात्मा से प्रेम के माध्यम से ही क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो प्रेम ही जब आपकी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, साधन है, तो फिर क्यों ना प्रेम ही जीवन में अपनाए रखें। लेकिन हमने नहीं अपनाया। ठीक है, क्या हो रहा है, इसका अर्थ है कि हम प्रेम, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं, जो कि मानव जीवन का सार है, जो कि मानव जीवन का सार है। क्योंकि प्रेम ही मानव जीवन का सार है। हमारा अस्तित्व इस प्रेम पर टिका हुआ है। अगर हमारी उत्पत्ति के साथ ही अगर हमें प्रेम नहीं मिलता ना, तो हमारा पोषण ही नहीं हो पाता। किसी ने हमें पैदा किया, किसी ने उस पर पोषण दिया और हमें पूरा प्रेम मिला, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, वैश्विक हो, सब प्रेम पर ही है टिका हुआ। हमारा अस्तित्व, आज हम यहाँ खड़े हैं, हम जीवित हैं, सब प्रेम पर आधारित है। तो प्रेम मानव जीवन का सार है। ठीक है, जो तो मतलब क्या, इसका अर्थ है कि हम प्रेम, जो कि मानव जीवन का सार है, को लगभग भूल चुके हैं, को लगभग भूल चुके हैं। ठीक है जी, को लगभग क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं। ठीक है मित्रों, अब क्या करें, देखिए अब हमें जरूरत है किस चीज की, अब ऊपरी व बाहरी ज्ञान के बजाय हमें किस चीज को समझना है, मर्म को समझना होगा। क्या है, अब समय आ गया है कि हम ऊपरी व, या कह दो ऊपरी के बजाय सतही व किताबी ज्ञान के बजाय जीवन, धर्म, दर्शन, आप इसमें लिख दो, और मानवता के मर्म को समझें। यहां कबीरदास की ही निम्नलिखित पंक्तियां सटीक बैठती हैं। और लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, अब लिख देते हैं पंक्तियों को। आज जो चल रहा है पूरे विश्व में, उसी के आधार पर लिख देते हैं। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़त है, मरम को नहीं जाना, नहीं जाना। ठीक है जी, तो आप कबीरदास की ही एक और पंक्ति को कोट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेम से जुड़ी हुई। हमने मर्म नहीं समझ रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यार ये आत्मा एक है, परमात्मा एक है, हम सब इसके अंश हैं, एक ही माटी से गढ़े हुए सब भांडे हैं हम, एक ही कोरा है जिसने हमें साना है ना। तो हमें इन चीजों को कहते हैं। देखो कबीरदास जी ने कहा भी है क्या, कि
मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। क्यों कहा होगा कि इसलिए कि जिससे कि हम अपने अंदर झुकें, अंदर की तरफ देखें। अंदर की तरफ जिस दिन देखना चालू कर देते हैं ना, जीवन का मर्म समझने आने लग जाता है। जब तक ये बाह्य दुनिया, चकाचौंध भरी दुनिया आपको आकृष्ट करती रहेगी, जब तक आप सिर्फ और सिर्फ भौतिक संसार, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागते रहेंगे, तब तक क्या होगा, आप प्रेम जैसे मर्म को नहीं समझ सकते, प्रेम जैसे भाव को नहीं समझ सकते। तो आप इस तरह की जो कबीर की पंक्तियों को ही कोट करते हुए क्या कर सकते हो, इसको पल्लवित कर सकते हो। तो देखो मैंने इस तरह कर दिया है, आपको आई थिंक ठीक लगेगा। थोड़ा सा मैंने शब्द सीमा बढ़ा के लिए, आई थिंक, है ना। तो आप उसको देखेंगे, क्योंकि जिससे आप लिखते समय उसमें कुछ छोड़े ना। तो देखो अपने क्या है, ये पंक्ति है तो आपने लिख लिया है, आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश करें कि आपको बीच में जहां भी मौका मिले आप विद्वानों के कथन या उनकी पंक्तियां, कवियों की पंक्तियां, संतों की पंक्तियां, किसी की कोटेशन जरूर लिखें। इससे क्या होता है, आपके पल्लवन का एक तो क्या है कि थोड़ा सा बड़ा भी दिखता है। देखो नॉर्मल अगर बात करें, थोड़ा बड़ा भी दिखना चाहिए, मतलब आपके पेज भी भर जाएं, शब्द सीमा भी बनी रहे और आपकी बात भी समझ में आ जाए, तीनों काम एक साथ हो जाए। तो मुझे लगता है कि मैं शायद थोड़ा बहुत आपको समझा पाया हूँगा। अगर इससे आपको 5-7% भी फायदा हो तो बहुत है। ठीक है, एक पोर्शन पे आप काम करेंगे तो आपको क्या बेहतर नंबर मिलेंगे। तो आज ये मेरी पहली वीडियो है आरएस मींस के 4th पेपर के हिंदी वाले सेक्शन के लिए। तो देखो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए लगातार एग्जाम के दिन तक डेली छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से 10-20 पल्लवन, 10 से 20 संक्षिप्तीकरण, है ना, 10-20 ट्रांसलेशन, है ना, पत्र लेखन और जो प्रारूप लेखन है उसके 2-2 एग्जाम्पल, और जैसे कि निबंध वगैरह आपको कोशिश करूंगा कि कुछ जो आरएस ओरिएंटेड जो ऐसे राइटिंग है तो उससे संबंधित जो निबंध होते हैं वो आपको यहाँ पे कुछ पढ़ा दूं। ठीक है, फिर व्याकरण में जो जिस तरह से हम ट्रिक्स के माध्यम से या जिस तरह से भाषा को सेट करके व्याकरण समझें या फिर उसका जो भी अपना मुहावरे और लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग है वो कर सकें। तो इसके लिए देखो काम करेंगे, देखते हैं कितना क्या होता है। बातें ज़्यादा हो जाती है, काम कम होता है आजकल, तो इसलिए तो आप देखते हैं कितना अपन कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, जिससे आपका फायदा हो सके तो अच्छा है कि आप इससे पढ़ के फायदा ले सकें। ऑल द बेस्ट, जरूर आरएस बनोगे, बस अपना क्या है फोकस क्लियर रखें, आपको ये पता हो कि क्या छोड़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद जी।